हेलो गाइस, एक बार फिर पीसीएस वॉरजोन में आपका स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का फॉरेंसिक एनालिसिस आज वॉल्यूम 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस आपके सामने हम हाजिर हैं लेके। जैसा हमने पिछली बार फॉरेंसिक एनालिसिस किया था हिस्ट्री के क्वेश्चंस का, तो आज हम पॉलिटी वॉल्यूम 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस का करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको पिछले लेक्चर्स बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। जो हमारा हिस्ट्री वॉल्यूम 1 का फॉरेंसिक एनालिसिस था वो आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के उस पर अमल किया होगा। अब हम आज पॉलिटी ले रहे हैं और गवर्नेंस, उससे रिलेटेड फॉरेंसिक एनालिसिस हम करेंगे कि 2025 के क्वेश्चन पेपर में किस टाइप से पॉलिटी के क्वेश्चंस पुटअप किए गए थे, जिससे कि बच्चों को ये आसानी हो सके कि वो 2026 के लिए अपनी प्रिपरेशन, अपनी स्ट्रेटजी कैसे लेकर चल सकें। देखिए, आनन फानन में धकापेल होके बिना प्लानिंग और स्ट्रेटजी के काम नहीं होता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सारा दिन अपने आप को बिज़ी रखें या आने वाले 4 महीनों तक अपने आप को बिज़ी रखें एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लेकिन एट द लास्ट जब आप एग्ज़ाम देकर आएँ तो आपको पेपर देने के बाद ऐसा ना लगे कि यार मैंने इतनी मेहनत की, उसके बावजूद मैं वैसा पेपर नहीं कर पाया जैसे मैंने मेहनत की थी। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी का होना, प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसी के तहत पीसीएस वॉरजोन आपके लिए प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ साथ आपको एक उम्दा प्रिपरेशन, कैसे इन 4 महीनों में आप यूपी पीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी सही से कर पाएँ, जिससे कि आप आने वाले 4 महीनों का सही से यूटिलाइजेशन करके अपने प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी करके एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। चलिए, देखिए बहुत टाइम लगता है। कई एस्पिरेंट्स जो दोबारा दे रहे हैं या तिबारा दे रहे हैं या जो पहली बार भी दे रहे हैं, काफ़ी टाइम लगता है प्रिपरेशन में और इसमें काफ़ी मेहनत और वक्त दोनों लगता है। सबकी उम्मीदें होती हैं, तो इसीलिए एक प्रॉपर स्ट्रेटजी को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट स्टडी तो सभी कर रहे हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। चलिए, बिना किसी देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, पॉलिटी में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बता दिया था कि हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी ये 3 हाफ ऑफ द पेपर कवर कर रहे थे, ठीक है ना। तो अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों सब्जेक्ट्स पर कमांड होना पेपर को निकालने के लिए कितनी ज़रूरी है, प्रीलिम्स को निकालने के लिए कितना ज़रूरी है। तो जैसे हिस्ट्री में भी लगभग 24 क्वेश्चन वही 16% आ रहा था, पॉलिटी का भी लगभग वही है, 24 क्वेश्चन 16%। लेकिन यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान देनी, वो ये है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी आपको यहाँ नहीं देखना है। हो सकता है इस बार कम आ जाए या हो सकता है पिछली बार से भी ज़्यादा आ जाए क्वेश्चन, हिस्ट्री में भी, पॉलिटी में भी या ज्योग्राफी में भी या और किसी सब्जेक्ट के। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अब यूपी पीसीएस फ्रेम कैसे कर रहा है क्वेश्चंस को। अब वो ज़माना चला गया जब दृष्टि और घटना चक्र पढ़ के लोगों का काम चल जाता था। अब आपको बहुत ज़्यादा रीजनेबल, कंसेप्चुअल होना पड़ेगा अपनी तैयारी को लेकर, हर सब्जेक्ट को की तैयारी को लेकर, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि आयोग ने अब अपने 2-3 साल के पेपर से ये ठान लिया है कि वो रोट लर्निंग यानी कि जो आप अब तक चलता आया है, डायरेक्ट क्वेश्चंस, फैक्चुअल क्वेश्चंस का स्तर जो अब तक देखा गया है पिछले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में, पेपर्स में, वो नहीं चलेगा। अब बिल्कुल एकदम आयोग इस मूड में है कि वो बच्चे की एनालिटिकल थिंकिंग को नाप सके कि ये एडमिनिस्ट्रेटर बनने लायक है भी या नहीं। तो उसी हिसाब से क्वेश्चन फ्रेम किए जा रहे हैं, तो वही उसी के मुताबिक आपको पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी आज समझाई जाएगी। चलिए देखिए, पहले क्या होता था कि पहले यूपीपीएससी के पेपर में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि हु अपॉइंट्स दी गवर्नर। लेकिन 2025 से देखने को मिला, अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो गवर्नर के रोल को गवर्न करते हैं। तो आप समझ रहे हैं कितना बड़ा शिफ्ट है। विच आर्टिकल डील्स विद एक्स, मतलब कोई भी आर्टिकल दे देंगे, लेकिन अब आपको वहाँ पे दिया जा रहा है कि विच स्टेटमेंट्स अबाउट द आर्टिकल आर करेक्ट, इस टाइप से। हाउ मेनी मेंबर्स की जगह अब दिया जा रहा है व्हाई डज द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दिस अरेंजमेंट। समझिए ना आप, पहले डायरेक्ट पूछ लेते थे कितने मेंबर्स हैं, लेकिन अब
के क्वेश्चंस में ये पूछा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो संविधान है, वो इस टाइप के अरेंजमेंट को कैसे देखता है, या उसने ये ऐसा क्यों प्रोवाइड कराया है। अब डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, अब आपका संवैधानिक रीजनिंग आती है, ठीक है ना, कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कितनी हाई लेवल पे है उसे परखा जाता है। तो वही आप यहाँ से समझ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पॉलिटी के क्वेश्चंस का अगर डिस्ट्रीब्यूशंस देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स का जो अप्रोक्सीमेट वेटेज है वो बहुत हाई रहा है, पार्लियामेंट का भी बहुत हाई रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ का मीडियम रहा है, कमिटीज़ का मीडियम रहा है, फेडरलिज्म बहुत हाई रहा है, गवर्नेंस मीडियम रहा है, रिप्रेजेंटेशन मीडियम रहा है। दैट मीन्स के एक तो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, इनसे रिलेटेड जितनी भी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, थिंकिंग है, और पार्लियामेंट और फेडरलिज्म, ये तीन चीज़ें तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से करनी पड़ेंगी। एक आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स हो गए, दूसरा आपका पार्लियामेंट हो गया, और एक आपका फेडरलिज्म हो गया। मतलब जब आप किसी भी सोर्स के थ्रू इनकी तैयारी कर रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स का सिर्फ उसे रटिए मत, उसे समझिए, पूरे आर्टिकल को पूरा उसकी चेन बनाइए कि ये इससे रिलेटेड है, क्यों रिलेटेड है, और ये इसके बारे में क्या कहता है, पूरी चेन बनाइए। फिर पार्लियामेंट का पूरा इसी हिसाब से करिए, फेडरलिज्म यूनियन स्टेट का क्या रिलेशन है, वो किस आर्टिकल के तहत क्या है, सब कुछ वो करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। क्योंकि अब इसी हिसाब से मैच द फॉलोइंग और ख़ास तौर पे जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इसी स्टाइल से पूछे जा रहे हैं, पुटअप किए जा रहे हैं। बाकी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना है, रिप्रेजेंटेशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, कमिटीज़ हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, ठीक है ना। तो ये हिसाब है। तो ये अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटी क्वेश्चंस के बाद आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी बिहाइंड द पेपर। अब आप ये समझिए कि आर्टिकल 312 पे क्वेश्चन आया था, यूपीएससी ने पूछा था कि विच स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्टिकल 312 आर करेक्ट, ठीक है ना। तो बहुत ही इनॉर्मस डिफरेंस देखा गया था क्वेश्चन पुटअप करने के मामले में आयोग की तरफ से। देखिए, द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स कैंडिडेट्स टू नो व्हाई आर्टिकल 312 एग्जिस्ट। आर्टिकल 312 हमारे संविधान में क्यों है, इसकी महत्ता क्या है। उसके बाद हु एक्सरसाइजेस द पावर, इस पावर को कौन एक्सरसाइज करता है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक बाध्यताएं क्या हैं, वोटिंग रिक्वायरमेंट, रिलेशनशिप बिटवीन और राज्यों और केंद्र सरकार के बीच में क्या संबंध है इस आर्टिकल को लेकर। तो इस हिसाब से आपको इस क्वेश्चन को ट्राई करना है। पूरा आपको उसकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, तभी जब आप पूरी हिस्ट्री मगअप कर लेंगे, अच्छी तरीके से समझ लेंगे, एक रीजनेबल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेंगे, तो फिर जब आपके सामने उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, चाहे वो आर्टिकल 312 से रिलेटेड पूछ लें, चाहे केंद्र सरकार और राज्यों के बीच संबंध को लेकर आर्टिकल 312 का लिंकेज पूछ लें, कुछ भी पूछ लें आपसे, इसमें उसकी क्या संवैधानिक बाध्यताएं हैं, क्या उसे कौन एक्सरसाइज कर रहा है, लेकिन जब आप उसे पूरी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ चुके होंगे, तो जब आप पेपर दे रहे होंगे तो आप वहाँ पे इसे बहुत ही अच्छी तरीके से सूझबूझ के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 13 था ये 2025 में पॉलिटी का, क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, आर्टिकल 312। तो इसी से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। पेपर ने आस्क किया था कैंडिडेट्स टू एवेल्युएट 2 स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू आर्टिकल 312, ठीक है ना। ज़्यादातर जो एक जनरल वे होता है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं कि आर्टिकल 312 क्या है, ऑल इंडिया सर्विस, राज्यसभा। लेकिन जैसा मैंने कहा ना, अब ये सफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना। वहाँ आप रात दिन पढ़ाई कर करके इतना ज़्यादा मगअप कर लेते हैं चीज़ों को कि कई बारी प्रेशर में एग्जामिनेशन हॉल में पेपर अटेम्प्ट करते हुए आपको आंसर सही पता भी है, लेकिन क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर भी होता है और आप इतना ज़्यादा मतलब उसे सीरियसली ले रहे होते हैं कि कई बारी गलती हो जाती है, ये आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा। तो सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। आगे देखिए, अब एग्जामिनर एक्चुअली आपसे चाहता क्या है। देखिए, एक तो वो फेडरलिज्म के बारे में जो क्वेश्चन पुटअप करा इस टाइप का, तो वो चाहता है कि बच्चे को फेडरलिज्म को लेकर इस आर्टिकल को लिंक करने में कितनी उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसकी रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग है।
वाई कैन राज्यसभा क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस, राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट क्यों कर सकती है? बिकॉज राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट, ठीक है ना, क्योंकि वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। दिस प्रिजर्व्स इंडिया फेडरल बैलेंस, ये इंडिया के फेडरल बैलेंस को बना के रखता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डेलिबरेटली असाइंस दिस पावर टू द काउंसिल ऑफ स्टेट इंस्टेड ऑफ द लोकसभा, ठीक है ना, ये पावर राज्यसभा को दी गई है, लोकसभा के पास ये पावर नहीं है। आर्टिकल 312 के तहत न्यू ऑल इंडिया सर्विस को गठित करने की पावर राज्यसभा को दी गई है। तो ये आपको पूरा परिप्रेक्ष्य इसका क्लियर होना चाहिए आर्टिकल 312 के परिप्रेक्ष्य में। 312 अब आपको जैसे आपको बताया है कि पूरा आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 312 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है ये कहता क्या है। देखिए, ऑल इंडिया सर्विस ये तो आपको पता ही है, आपको इसका ये भी याद होना चाहिए कि पार्ट 14 में आता है, ठीक है ना, जो सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड द स्टेट्स आती हैं। अब ये प्रोवाइड क्या कराता है, देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि आर्टिकल 312 जैसे एम्पावर करता है आपके पार्लियामेंट को कि वो वन और मोर ऑल इंडिया सर्विस गठित करे, यूनियन और स्टेट, केंद्र सरकार और राज्यों दोनों के लिए। लेकिन तभी जब राज्यसभा एक स्पेशल रेजोल्यूशन इसके लिए लेकर आए कि वो सर्विस ज़रूरी है राष्ट्रीय हित के लिए उसका क्रिएट करना, तो जब राज्यसभा इसमें एक स्पेशल रेजोल्यूशन लेकर आएगी तभी ये काम हो सकता है आर्टिकल 312 के तहत। ये आपको क्लियर होना चाहिए। कंडीशन क्या है इसके लिए? राज्यसभा जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहलाई जाती है, वो आपको जैसे पता है रेजोल्यूशन पास करेगी, और जो रेजोल्यूशन है वो सपोर्टेड होना चाहिए नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है ना। एब्सोल्यूट मेजोरिटी का या मेजोरिटी का 2/3 नहीं, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग का नॉट लेस देन, मतलब 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद द रेजोल्यूशन मस्ट डिक्लेयर दैट क्रिएटिंग द सर्विस इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट। मैंने आपको बताया जैसे राष्ट्रीय हित में बहुत ज़रूरी है उस सर्विस का बनाना, तो अगर राज्यसभा को ऐसा लगता है तो वो इसके केस में स्पेशल रेजोल्यूशन ला सकती है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको पता ही कि पार्लियामेंट फिर क्या करेगी, एक कानून लाएगी और इस सर्विस को क्रिएट कर दिया जाएगा अगर राज्यसभा आर्टिकल 312 के तहत ऐसा करती है। अब ये आपको बताइए कि ऑल इंडिया सर्विसेज में क्या क्या आती हैं। आपके IAS आ गया, IPS आ गया, आपका IFOS आ गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, ठीक है ना, जो 312 के तहत ही बाद में पार्लियामेंट ने कानून ला के क्रिएट की थी। चलिए, हाँ एक चीज़ और याद रखिएगा कि अब जैसे इन आयोग बच्चों की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को परखने के लिए अपना दायरा बढ़ा रहा है क्वेश्चन पुटअप करने का, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि अब क्या ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस को भी आर्टिकल 312 के तहत क्रिएट किया जा सकता है। तो वहाँ पे अगर ऐसा इस टाइप का अगर कोई स्टेटमेंट आएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि हाँ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन वहाँ पे जो पोस्ट होगी वो डिस्ट्रिक्ट जज से जो रैंक है उससे नीचे नहीं होगी, डिस्ट्रिक्ट जज से ऊपर वाले रैंक के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस क्रिएट की जाएगी, ठीक है ना। तो इस हाँ किया जा सकता है 312 के तहत अगर राज्यसभा इसके बारे में रेजोल्यूशन लेके आए। आपको फिर ये भी बताना चाहिए कि 312 क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफॉर्मिटी लाता है, ठीक है ना, आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज है उसमें ये एक यूनिफॉर्मिटी लाता है सुचारू रूप से चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को। उसके बाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आप बता सकते हैं, उसे मजबूत करता है, ठीक है ना। फिर मेंटेन करता है हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है ना। तो ये कुछ आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, वहाँ पे स्टेटमेंट इस टाइप के पुटअप किए जा सकते हैं। उसके बाद आप बता देंगे कि ये फेडरल कैरेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है हमारे संविधान के, ठीक है ना, आर्टिकल 312 ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको पता होना चाहिए। तो ये आपको पूरी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे फिर कोई भी स्टेटमेंट आ जाए क्वेश्चंस में आप उससे आराम से अपनी सूझबूझ के साथ हल कर लेंगे। खाली रोट लर्निंग से, मगअप करने से, चीज़ों को रट लेने से काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। चलिए आगे देखिए। स्टूडेंट्स ऑफन मेमोराइज स्पेशल मेजॉरिटी विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इट मीन्स। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग, नॉट 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है ना। जैसे वो तो मैंने आपको अभी ऊपर ही समझा दिया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसे 2/3 ऑफ मेंबर, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट इन वोटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टोटल मेंबरशिप की बात नहीं हो रही है।
तो ये इस टाइप से बच्चे गलती कर बैठते हैं कई बार, उन्हें आता भी है लेकिन वो गलती कर बैठते हैं प्रेशर में और कन्फ्यूज़न में, ठीक है ना। तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद एग्जामिनर का माइंड क्या होता है। अब एग्जामिनर ये कह रहा है, डू यू अंडरस्टैंड व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड ऑल इंडिया सर्विसेज। जैसा मैंने भी आपको ऊपर समझाया कि क्यों क्रिएट की गई है। आपको सिर्फ आर्टिकल 312 को मेमोराइज नहीं करना है। चलिए, फ्यूचर ट्रेंड क्या है। देखिए, आपसे पूछा जा सकता है कि जैसे अभी 2025 312 से आया था, तो वहाँ अभी आपसे 263 से पूछ सकते हैं। 263 आपको पता ही होगा, ठीक है ना। पार्ट आपके 11 में जो यूनियन और स्टेट्स के बीच में संबंध है उनको बताया गया है, ठीक है ना, कि राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, एक इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं आर्टिकल 263 के तहत, ठीक है ना, कि अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में ज़रूरी है तो उसके तहत ये इंटर स्टेट काउंसिल को गठित कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 249 है, उसके बारे में आप बता सकते हैं। फिर 356 प्रेसिडेंट रूल, 368 ये तो क्लियर ही होगा आपको, 280 फाइनेंस कमीशन का है, ठीक है ना। ये सब आप बता सकते हैं। तो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप इन आर्टिकल को करें तो सिर्फ इतना मत कीजिए कि जैसे आप आर्टिकल 249 यूनियन और स्टेट्स के बीच में संबंधों को लेकर कर रहे हैं, तो सिर्फ इतना मत कीजिए कि हाँ ये उनके बीच में संबंध नहीं। अब वो सिर्फ डायरेक्ट ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि ये किस चीज़ को दर्शाता है आर्टिकल 249। अब वो वहाँ पे स्टेटमेंट दे देंगे आपको कि वहाँ पे क्या क्या होता है। जैसे आर्टिकल 249 पावर करती है पार्लियामेंट को कि वो कानून बनाए स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उन पे। अगर राज्यसभा स्पेशल रेजोल्यूशन लाकर ये जाहिर कर देती है कि ये राष्ट्रीय हित में बहुत ज़रूरी है, और वहाँ पे भी आर्टिकल 249 के तहत वहाँ पे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं कि रेजोल्यूशन यहाँ पे सिर्फ राज्यसभा ही पास करी जैसे 312 में कर रही थी, और मेजॉरिटी वो 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग है, ठीक है ना। ग्राउंड आपको याद आना चाहिए राष्ट्रीय हित में। और ये भी चीज़ याद रखना, वहाँ पे ये भी स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि राज्यसभा का जो रेजोल्यूशन है वो फोर्स में रहेगा 1 साल तक, और उसे रिन्यूड किया जा सकता है एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कभी तक के लिए भी, ठीक है ना। तो ये आपको इस हिसाब से याद रखना है। वहाँ पे कुछ इस तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम किए जा सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ आपको ये नहीं दिया जाएगा कि आर्टिकल 249 किससे रिलेटेड और वहाँ पे 1 2 3 4 ऑप्शन दे दिए और हो गया। नहीं, अब वहाँ पे स्टेटमेंट आपको पूरा अच्छी तरह हर चीज़ के बारे में क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आपका आंसर सॉल्व होगा। अब वो पुराना टाइम भूल जाइए। अब आपको इसी तरीके से अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पढ़नी पड़ेगी, डेवलप करनी पड़ेगी, रीजनिंग डेवलप करनी पड़ेगी, और फिर से वहाँ पेपर में अप्लाई करनी पड़ेगी। चलिए, फिर क्वेश्चन 122 आया था राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन कैंडिडेट्स। अब देखिए, इतने राज्यसभा का रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम स्टेट नंबर्स कई बार ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से मेमोराइज सारी ही हो जाए, वो कन्फ्यूजन होती है जब वहाँ पे नंबर्स देखते हैं। तो वो एक तरीके से देखी जाए तो रॉन्ग अप्रोच ही है। एग्जामिनर वहाँ पे आपकी क्या टेस्टिंग कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन, फिर पॉपुलेशन, फिर फेडरल स्ट्रक्चर, स्टेट इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। तो देखिए, अब आपको वहाँ पे हमारी जो राज्यसभा है वो इक्वल रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड नहीं है। जैसे यूएस की सेनेट है, जैसे वहाँ पे 50 राज्य हैं तो 50 सबका अपना एक वो है ना, तो वहाँ पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हमारे यहाँ पे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से होता है काम, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। तो हमें पूरा फेडरलिस्ट, बाई कैमरलिस्ट, रिप्रेजेंटेशन, लेजिस्लेटिव बैलेंस, ये टाइप के क्वेश्चन आपको पुटअप किए जा सकते हैं। तो ये आपको पूरा अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। अब फिर एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वहाँ पे था कि टू हुम डज पैक सबमिट इट्स रिपोर्ट, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर पार्ट ऑफ पैक, इस टाइप से आया था। तो मेमोराइज कैसे करते हैं बच्चे की, पैक 22 मेंबर्स होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, लेकिन एग्जामिनर को इससे भी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं। चलो, ये तो क्वेश्चन फिर भी आसान था कि इतना तो आसान था, लेकिन हुम डज पैक सबमिट इट्स रिपोर्ट, इस टाइप से, या और भी कुछ स्टेटमेंट एडिशनल वहाँ पे डाल दिए गए। तो आपको पूरा, जब आपने पढ़ा होगा, आपने पूरा अच्छी तरीके से एनालाइज किया होगा टॉपिक को, तभी तो आप उसे रेफरेंस लेकर अपनी मेमोरी में जो आपने पढ़ा था आप उसे वहाँ पे डील करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक मनी होती है, फिर गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, कैग का ऑडिट होता है, फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी आती है, ठीक है ना, और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट है, एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी आती है, ठीक है ना।
भाई पब्लिक मनी होती है, उसकी गवर्नमेंट स्पेंड करती है, क्या का ऑडिट होता है, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बैठती है, ठीक है ना, फिर ये पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी होता है, इससे एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी तय होती है। इस टाइप से आपको पूरा चेन क्लस्टर, पूरा क्लस्टर याद होना चाहिए, तब वहाँ पे आप आसानी से क्वेश्चन को पॉसिबली तौर पे सही टिक करके आएंगे, ठीक है ना। चलिए, हिडन ऑब्जेक्टिव, यूपीपीएससी टेस्टिंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी रेदर देन कमिटी कंपोजिशन, ठीक है ना। अदर गवर्नेंस थीम्स अक्रॉस द पेपर, although not all governance questions were labeled under polity, several questions reinforced constitutional administration। हाँ, सारे क्वेश्चन पॉलिटी में नहीं आते, कुछ गवर्नेंस के अलग से भी आए थे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मॉनिटरिंग बाय द यूपी प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना, उससे रिलेटेड था। फिर आदि कर्मयोगी जो मिनिस्ट्री बेस्ड करंट अफेयर से रिलेटेड था, ठीक है ना। तो गवर्नेंस और पॉलिटी को मिला के दिया जा रहा है, तो आपको हर चीज़ को इंटर रिलेटेड करते हुए चलना है, समझिए ना। जब आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी नज़र रखनी है और उन्हें जो आपने पढ़ा उससे रिलेट करके देखना कि यहाँ इससे इसका लिंकेज कैसे बैठ रहा है, तभी आप इसे बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। हिडन पैटर्न क्या है, देखो 2025 का पेपर था, उसने रिपीटली टेस्टेड किया 4 कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स। एक तो इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, राज्यसभा, पैक, प्लानिंग डिपार्टमेंट, कमिटीज़, मिनिस्ट्रीज, ठीक है ना। तो जब आप पढ़ेंगे तो एक तो समझिए ना, आप देखिए इंस्टीट्यूशंस आए हैं, राज्यसभा आया, हो सकता है अगली बार लोकसभा के बारे में पूछ ले सही से करके, पैक के बारे में आया है, मिनिस्ट्रीज, प्लानिंग डिपार्टमेंट, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर, स्पेशल मेजॉरिटी, प्रेसिडेंट वोटिंग, इलेक्शन, अपॉइंटमेंट, रेजोल्यूशन, लेजिस्लेशन। अकाउंटेबिलिटी में क्या पूछा है, पैक, कैग, रिपोर्ट्स, पार्लियामेंट, फाइनेंशियल कंट्रोल। फेडरलिज्म में राज्यसभा, स्टेट्स, रिप्रेजेंटेशन, ऑल इंडिया सर्विसेज, यूपी गवर्नेंस, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए जो स्टेटमेंट बेस्ड थे वो आपके 45, सबसे ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड का शेयर रहा 2025 के यूपीपीसीएस के पॉलिटी क्वेश्चंस में, सबसे ज़्यादा ये आए। उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर से रिलेटेड रहा, फिर आपका इंस्टीट्यूशनल नॉलेज से रहा, और ये डायरेक्ट फैक्ट्स से रिलेटेड और मैच द फॉलोइंग से आपके 10-10 आए। तो अब आप ये समझ के चलिए कि वहाँ पे आपको स्टेटमेंट बेस्ड भी मिलेंगे, मैच द फॉलोइंग भी मिलेगा, और इस टाइप से आपको उन क्वेश्चंस को पूरा पढ़ के उनका क्या कॉन्स्टिट्यूशनल उनके प्रोसीजर थे, इंस्टीट्यूशनल नॉलेज क्या थी, और डायरेक्ट फैक्ट्स भी आपको याद होनी चाहिए, तभी आप वहाँ मैच द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे सही तरीके से। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इसीलिए अब ये पेपर बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल हो चुका है, ठीक है ना। रीजनेबल अंडरस्टैंडिंग इसमें होनी इसलिए बहुत ज़रूरी होगी क्योंकि अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। देखिए सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है, ठीक है ना। तो आपको लिंकेज बना के टॉपिक्स को, कंसेप्ट्स को इंटर रिलेट करके करंट अफेयर्स के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप वहाँ पे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे सही तरीके से, और आपका टाइम भी बचेगा। सोर्स मैपिंग देखिए वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन आप जिस सोर्स से भी पढ़ रहे हैं वो भी बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि ये सब आपको, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन आपको लक्ष्मीकांत मिल जाएगा, पार्लियामेंट आपको वहीं है, कमिटीज़ आपकी वहीं मिल जाएंगी, ठीक है ना, फेडरलिज्म भी आपको मिल जाएगा। गवर्नेंस के लिए आप एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की समरीज पढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए। हाँ, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पिब, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये हम भी कराएंगे आपको, और वैसे आप भी अपनी तरफ से जितना इसके ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि सरकार के क्या क्या इनिशिएटिव जो लॉन्च हुए हैं वो पिब में पब्लिश कर दिए जाते हैं। तो इस पर आप नज़र रखिए, गवर्नमेंट्स वेबसाइट्स को चेक कीजिए, वहाँ पे देखिए क्या क्या नए, चाहे वो यूपी की हो, चाहे वो केंद्र सरकार की कोई मिनिस्ट्री की हो, वो क्या क्या नए इनिशिएटिव्स लेके आ रहे हैं। तो ये क्योंकि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ का बहुत ही बड़ा देखा गया वेटेज पेपर में, ठीक है ना। हाँ, इससे मतलब इस पिब में जो न्यूज़ इंफॉर्मेशंस आई थी, ये सोर्स काफ़ी जगह क्वेश्चन में साइट किया गया है, ठीक है ना। तो ये आप इस पर भी ध्यान दीजिएगा। प्रिपरेशन है इस तरीके से। अब एक कंसेप्चुअल क्लस्टर बना के आप याद कीजिए, जैसे फेडरलिज्म कर रहे हैं तो उसमें राज्यसभा का क्या रोल है, आर्टिकल 249, 312, इंटर स्टेट काउंसिल, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी काउंसिल, ठीक है ना। आप पूरा रिलेट कर लीजिए उस चीज़ को जब आप किसी चीज़ को कर रहे हैं, और थीम्स को पढ़िए, पार्लियामेंट पढ़िए, एग्जीक्यूटिव पढ़िए, जुडिशरी पढ़िए, फेडरलिज्म के बारे में पढ़िए, ठीक है ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़िए, क्योंकि अब
आप एक बुक उठा के बैठे हो, आप पूरा चैप्टर 1 नहीं, मैं आज पूरा चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2 तक ही पढ़ूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपका टाइम वेस्ट होगा। अब आपको जैसे पेपर का पूरा फोरेंसिक एनालिसिस करके बता दिया गया कि किस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप उठा लीजिए। जैसे पार्लियामेंट से पूछे जा रहे हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो आप उसी हिसाब से उन टॉपिक्स को कवर कर लीजिए। 4 महीने का वक्त बहुत ज़्यादा होता है मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी, ठीक है ना। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अभी से पढ़ेंगे तो आप ये सब कुछ कवर कर जाएंगे। और बाकी हम आपको पूरे तत्पर हैं इसकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी कराने के लिए, और हमारी टीम आपका भरपूर सहयोग करने के लिए तत्पर है। आप बस पूरे डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए अपनी तैयारी में। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, बिना आपकी सपोर्ट के हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को फैलाइए, इसे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम हर वो बच्चा जो एक एडमिनिस्ट्रेटर बनने का सपना लिए हुए बैठा हुआ है, वो अपने इस ड्रीम जॉब को अचीव कर पाए। मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग उस मेहनत में जुड़ जाए तो वाह क्या मज़े हैं। तो ये आज हमने पॉलिटी का फॉरेंसिक एनालिसिस कर लिया है। हाँ, ये एक चीज़ याद रखना, आपको एक तो जब आप स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को कर रहे हो या किसी भी क्वेश्चन को आप कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद देखिए क्या ये सही है, क्या इसमें कोई संवैधानिक एक्सेप्शन भी है, अपवाद भी है, क्या वर्डिंग्स में कुछ फेरबदल किया गया है उसके अर्थ में, क्या प्रेसिडेंट वोटिंग की बात की गई है, टोटल मेंबरशिप की बात की गई है, ठीक है ना। तो इससे आपकी एलिमिनेशन टेक्निक स्किल्स जो हैं वो सुधरेंगी। इसकी प्रैक्टिस आप अभी से कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन में से गलत ऑप्शन को एलिमिनेट कर पाएंगे बहुत सही तरीके से, ठीक है ना। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हो तो पूरा इसके बारे में पूरा पढ़िए कि वो क्यों क्रिएट किया गया, उसका संवैधानिक जो क्या संवैधानिक विकार को वो सॉल्व करता है, कौन उसके प्रति अकाउंटेबल है, और ये डेमोक्रेटिक गवर्नेंस में कैसे इसकी स्थिति है, ठीक है ना। तो इससे आप जब ये पूरा इसका डिटेल में पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। और आप हो ना हो, जब आपने इस तरीके से पढ़ा होगा तो वहाँ जब एग्जामिनेशन हॉल में आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो आपको वो चीज़ क्लिक कर जाएगी कि हाँ, मैंने इसके बारे में जैसे पढ़ा था, और ये स्टेटमेंट अगर कुछ गलत कह रहा है उसके बारे में तो आप एकदम समझेंगे नहीं ये रॉन्ग नंबर है, नहीं ऐसे नहीं था, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए, ये आज उम्मीद करते हैं हमारा पॉलिटी का जो फॉरेंसिक एनालिसिस वॉल्यूम 2 हमने कराया है ये आपको समझ आया होगा, और वी होप यू आर गुड एंड हेल्दी। तो अगला जो टॉपिक हम फॉरेंसिक एनालिसिस में वॉल्यूम 3 लेके आ रहे हैं वो ज्योग्राफी का होगा, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। और आने वाले टाइम में हम आपको उस बिल्कुल जैसे UPPSC क्वेश्चंस पुटअप करता है उसी वे में आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। आपको करंट अफेयर्स और जितने भी करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक हैं, इन्फोपिक्स हैं, वो सब आपको शेयर की जाएंगी। हमारे जितने भी नए इनिशिएटिव शुरू होने वाले हैं वो आपको सबको शेयर कर दिए जाएंगे। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक को डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खुश होंगे। चलिए, गुड बाय।